सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th, ठीक है, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है वायरल क्वेश्चन, ठीक है। और ये वायरल क्वेश्चन 110% आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 में 110% आएगा। कितना परसेंट? 110% आएगा, क्योंकि इसके बिना पेपर बनता है नहीं। ऐसे क्वेश्चन आज आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो इस आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर साइंस में बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको डेली हर एक सब्जेक्ट की मिलते रहेंगे, ठीक है। ये जो जो मैंने क्वेश्चन लिया वो 2024 में 110% आएगा, ठीक है। देखो, इस वीडियो में मैं आपके साथ 20 ठो बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, और इसके साथ ही साथ अति लघु और दीर्घ उत्तरी प्रश्न को भी लेकर आऊं, प्लस न्यूमेरिकल भी, ठीक है। प्लस न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और एक एक चीजों को मैं बारीकी से समझाते चलूंगा, ठीक है। आपको हर एक चीज बिल्कुल डिटेल समझ में आएगी। सबसे पहले यहाँ पे दे दिया गया है Fe2O3+2L, ठीक है। ये एरो Al2O3+2Fe। इसके बाद दे रखा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो, इसमें है क्या कि ये Fe2O3 और ये एल्युमिनियम क्या है, अत्याधिक क्रियाशील है। किससे? Fe से। Fe2O3 में से Fe से 2L क्या है, अत्याधिक क्रियाशील है। तो ये कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी बाहर निकाल देगा। और सूत्र क्या बनाएगा, यहाँ पे Al है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी Al है, Al। तो ये आपका बनाएगा Al2 और क्या बना देगा, O3, ठीक है। Al2O3 और 2Fe2 है, तो यहाँ से 2Fe, तो यहाँ पे क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये इसको क्या कर दिया, यहां से इस स्थान से इसको विस्थापित कर दिया। तो ये कौन सी अपक्रिया होगी, आपकी विस्थापन अपक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब, जिसे H2SO4 के नाम से जाना जाता है, अम्लीय हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या होती है। अब देखो, आप क्या करो, तेजाब का सूत्र यहाँ पे लिख लो H2SO4, ठीक है। अब इसका आप रिएक्शन कराओगे तो इसमें से निकल जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस, ठीक है। इसमें ये टूट जाता है। तो इसमें पूछ रखा है कि अम्लीय हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। ये जो आयन होते हैं ऊपर की, ये परमाणु की संख्या को दिखाते हैं। इसके आगे अगर 2 लगा है तो 2 परमाणु की संख्या होगी, कुछ नहीं लगा तो 1 होगी, अगर 5 लगा तो 5 होगी। तो यहाँ पे क्या लगा है, 2 लगा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन, ये H फॉर हाइड्रोजन, परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, ये यहाँ पे गलत लिख दिया गया, ठीक है। ये फार्मूला गलत हो गया है, ये, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला ही गलत हो गया है। ये चीजें रहेगी 2 और यहाँ पे 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें क्या हो जाएगी, 2 करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे दे रखा है कि प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे CH4 C4H6 C3H8 C2H6 है, दे रखा है। तो हम जानते हैं प्रोपेन का क्या होता है, मेथ, ठीक है, एथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्रोप, ठीक है। मेथ एथ प्रोप, ये सॉरी, यहाँ पे CH3 रहेगा कार्बन की संख्या, और यहाँ पे CH2 रहेगा, क्योंकि कार्बन की संख्या, कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 जुड़ गया और एक ये डैश से जुड़ा है, और यहाँ पे CH2 2 डैश से जुड़ा और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे CH3H एक इस डैश से जुड़ा और 3 ठो हाइड्रोजन से। अब देखो, ये क्या है, ये आपका हो गया मेथ, ये हो गया एथ, आपने IPSC नेम पढ़ा होगा, मेथ एथ, और ये हो गया आपका प्रोप, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपेन का सूत्र। इसमें आपको कार्बन कट दिख रहा है 1 2 3, 3 कार्बन, ठीक है। तो C की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 3 8। यहाँ पे C3H8 आपका टोटल ये क्या बन जाएगा, C3H8, ठीक है। 1 2 3, तो यहाँ पे C3 लिख देंगे, और 3 2 5 3 8 H8 लिख देंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है अम्लीय विलयन का pH मान होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप जानते हो कि जब 7 से अधिक होगा तो ये क्या होगा,
7 से अधिक होगा तो जो विलयन होगा वो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो होगा अम्लीय, अगर 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन। ठीक है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान है, इसमें दे रखा है 2, 1, 3, 0। ठीक है, तो जो देखो 7 से जो कम है, 3 भी अम्लीय है, 1 भी 2, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देगा ऑप्शन आपको किसी कभी कभी इस तरह से कि 7 से कम, 7 से अधिक, उदासीन, 0। ठीक है, ऐसा भी देता है ऑप्शन। नेक्स्ट है कि तांबे का अयस्क है, बॉक्साइट है कि मैलेकाइट है कि कार्नेलाइट है कि सीडेराइट है। ठीक है, तो जो बॉक्साइट का तांबे का अयस्क है वो क्या है, मैलेकाइट है। ठीक है, क्या है, मैलेकाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है एथेनॉल की, मेथेनॉल की, एस्टिक अम्ल की, एथेनोइक अम्ल। अब देखो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका CH3, ठीक है, CH2OH। अब देखो ये क्या हो गया आपका एथ। ठीक है, ये एक पहला कार्बन है, ये आपका मेथ, और ये दूसरा क्या हो गया, एथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एथ। ठीक है, एथ, और यहाँ पे एन, ये एन हो गया, एन, और ये हो गया आपका अल। ठीक है, आल, ये हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, ये सूत्र किसका है, एथेनॉल का, एथ एन आल। ठीक है, एथेनॉल, OH जब समूह जुड़ा था आल हो जाता है, और ये एथ का सूत्र एथेनॉल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एथेनॉल, मेथ, एथ और आल जुड़ा है। इसके बाद है स्वपोषी के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो अपना पोषण स्वयं करता है उसके लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। ठीक है, पौधों के लिए ये सभी चीजें जरूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जड़ में कि पत्ती में कि तने में कि पुष्प में। ठीक है, देखो जो पादप होते हैं यानी जो पौधा होते हैं उनमें जो भोजन का निर्माण होता है वो किसमें होता है, पत्ती में। ठीक, क्योंकि पत्ती ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती है। तो ये हो जाएगा आपका पत्ती में करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है, यानी पित्त रस का स्राव कहाँ पे होता है, पित्ताशय में कि यकृत में कि अग्नाशय में कि आमाशय में। तो ठीक है, पित्त रस का जो स्राव होता है ये यकृत में होता है, आपने इसको फिगर सहित देखा होगा। नेक्स्ट है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ठीक है, माइटोकांड्रिया है कि ग्लूकोज है कि ATP है कि पाइरुवेट है। तो ATP को देखो ये क्या कहा जाता है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, ATP करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में। तो देखो जो मूत्र का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, वृक्क में। ठीक है, आपने फिगर देखा होगा, एक वृक्क होते हैं इस तरह से, उसी में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और इसके बाद है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में, यहाँ पे प्लाज्मोडियम में, लिस्मानिया में। ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन, कहाँ पे होता है, ईस्ट में। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो ये होती है 46। इसके बाद डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे होती है, प्राकृतिक वर्ण से, उत्परिवर्तन से, प्रसंकरण से, उपार्जित लक्षण से। ठीक है, तो ये होती है प्राकृतिक वर्ण से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होगा। तो हम जानते हैं कि f बराबर जो सूत्र होता है दर्पण वाला, f इक्वल r/2 होता है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2f इक्वल क्या बचेगा यहाँ पे r, यही इसका संबंध होगा। तो 2f इक्वल r, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी दे रखा है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर क्वेश्चन मार्क है, पूछ रखा है। तो यहाँ पे हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे f की वैल्यू दे रखा है, f बराबर होता है r/2, और किसकी वैल्यू दे रखा है, f की, तो f का वैल्यू 12 r/2, 2 का इधर कूड़ा कर देंगे तो r बराबर हो जाएगा 24 सेमी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, क्या है, r/2, तो ये इधर ही जाएगा, 24 हो जाएगा। शायद लग रहा है इसमें मिस्टेक हो गया, या ये 10 होगा। ठीक है, f इक्वल r/2, वक्रता त्रिज्या में r की वैल्यू पता करना है, r/2 हमने यहाँ पे रखा, और 12 की वैल्यू, दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी रख दिया, ये 24 सेमी होगा। ठीक है, कोई मिस्टेक होगा, यही शायद होगा। तो इस तरह से ये 24 सेमी आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव नेत्र द्वारा
वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्या है, मानव नेत्र है। क्या है, अभी बना नहीं है, ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा आपका मानव नेत्र। और यहाँ पे मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। 25 सेमी रखी किसी भी वस्तु का जब प्रतिबिंब यहाँ से प्रकाश की किरण जाती है तो ये इस तरह से पड़ने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और यहाँ पे पड़ने के बाद इधर की ओर झुक जाती है। ये है रेटिना। ठीक है, तो ये देखो कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, आँख पर, रेटिना पर। तो कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना या दृष्टि पटल पर। तो ऑप्शन नंबर आपका ये चौथा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। अब देखो यहाँ पे निकट बिंदु की बात नहीं बोल रखा है, दूर बिंदु पर। ठीक है, तो ये अनंत पर, इनफाइनाइट पर स्थित होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 25 सेमी पर मारकर चले जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। दूर बिंदु पूछा है कि निकट बिंदु, कि स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी पूछ रखा है। ठीक है, तो स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होगा और दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है, तो इनफाइनाइट। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, लाल रंग का, पीले रंग का, बैगनी रंग का, हरे रंग का। ठीक है, तो ये होता है बैगनी रंग का। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। अब देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये दे रखा है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसके बाद है आपका एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकेंड Q बराबर होता है I × T। अब यहाँ पे I क्या है, एम्पियर है। ठीक है, और ये क्या है, T समय का मात्रक सेकंड। ये किसका मात्रक है, Q मतलब आवेश का। ठीक है, कूलम इसका आवेश का मात्रक कूलम। तो ये हो जाएगा आपका आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम अम्ल जान लेते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ अथवा हाइड्रोनियम आयन H3O+ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि कौन से हैं। ठीक है, HCl आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, HCl H2SO4। ठीक है, यहाँ पे H2SO4 भी हो सकता है। HCl का जब आप रिएक्शन कराओगे ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका H+ + Cl-। ठीक है, H2SO4 का भी इसी तरह कराओगे आप, तो ये क्या निकल जाएगा, H2SO4, ये भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। तो ये हो जाएगा 2H+ + SO4-। ठीक है, ये क्या है, ये अम्ल है। इसके बाद है क्षार। क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रॉक्साइड आयन OH- देते। ठीक है, ये H+ दे रहा था और ये क्या देगा, OH-। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH हो सकता है, KOH होगा। ठीक है, और इसके बाद आपका NH4OH होगा, ये चीजें। अब NaOH को आप देख सकते हैं, NaOH भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी इससे फिर से प्राप्त किया जा सकता है। ये जगह Na+ और +OH-। ठीक है, इसका भी वही चीजें होंगी, उसका भी वही चीजें हो जाएंगी। तो इस तरह से क्षार है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जल में विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रॉक्साइड OH- देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इजी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां रासायनिक समीकरण सहित लिखें। ठीक है, ये सब चीजें काफी आसान होती है, सब कुछ लिखा होता है, केवल आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लगाते हो केमिस्ट्री में, इसी वजह से आपको केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट बहुत आसान है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का निर्माण, इसी का निर्माण हमें करना है। का निर्माण सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करने पर होता है। अब देखो सब कुछ ही यहीं पर कह दिया। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका निर्माण हमें किससे करना है, सोडियम कार्बोनेट को लिख लो आप, Na2CO3, और बोला है कि संतृप्त जलीय विलयन में, जलीय का मतलब जल है, तो जल का सूत्र होता है H2O, में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस, CO2 प्रवाहित करने पर
ये NaOH यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका निर्माण होता है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, ठीक है, यहाँ पे Na का ठो है, 2 ठो है, ठीक है, Na2 लगाया तो मतलब 2 ठो है, तो यहाँ पे हम 2Na लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद है आपका H का ठो है, H2 है, 2 ठो है, तो यहाँ पे लिख देंगे H, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है, ये सभी के साथ गुणा रहेगा, H लिख दिए NaH। अब इसके बाद CO2 यहाँ पे है और CO3 यहाँ पे है, 2 ठो है, ठीक है, CO3 और इसका O बच रहा है, तो इसका O इसके साथ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CO3 और ये भी हो जाएगा CO3, यानी 2 ठो CO3 हो गया, तो यहाँ पे 2 ठो CO3 जोड़ दो, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, 2NaHCO3। ये क्या है? बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका निर्माण इस तरह से हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी इसकी विधि, 2 ठो विधि पूछ रखा है, तो दूसरी विधि क्या है? सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया जल व कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब देखो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, बिल्कुल। आज सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है, प्लस जल का सूत्र होता है H2O, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक। इतना चीज़ों से हमें क्या कराना? अभिक्रिया कराकर इसे प्राप्त करना है। सबसे पहले हमें क्या प्राप्त करने का टारगेट रहता है? NaHCO3 बेकिंग सोडा, ठीक है। Na यहाँ से मिल गया और H यहाँ से मिल गया, ये सब H ही है, एक H जल से ले लो, ठीक है, NaH हमें मिल गया, यहाँ पे हम लिख देंगे NaH। अब CO3 हमें चाहिए, तो CO2 है और एक इसका ले लेंगे CO3, ठीक है, प्लस इसके आगे प्लस है, इतना चीज़ हमने ले लिया, N ले लिया, N ले लिया, H इसका ले लिया, H यहाँ पे लिख दिया, एक H यहाँ पे बचा, CO2 को भी हमने ले लिया और एक O यहाँ से लिया, एक H यहाँ पे बचा हुआ है और यहाँ पे NH3 है, ठीक है, एक H इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा NH4 हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है? Cl बचा है, तो इसके साथ Cl जोड़ दो, ये चीज़ होगी, हमें इससे ही मतलब है, ठीक है। हमें क्या पड़ा? सोडियम का बाइकार्बोनेट NaHCO3 हमें प्राप्त कर लिया। ये हो गया आपका किसका? बेकिंग सोडा, या आप कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, तो इससे ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा है। तो 2 विधि से हमने बनाया, बिल्कुल आसान था, इसको आप सीख लो, क्योंकि 110% ये आपके बोर्ड एग्जाम हाल ईयरली और आपके फाइनल ईयर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना बार आया हुआ कि आप कोई भी सन का पेपर उठा कर देख लो, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखा 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻9 मोल है, ठीक है। तो लिखेंगे कि बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है? 10⁻⁻9 मोल। इसे H प्लस से दिखाते हैं, इसे किससे दिखाते हैं? H प्लस से, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब यहाँ पे हमें क्या सूत्र लगाना है? लाग वाला, ठीक है, pH बराबर होता है माइनस लाग हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब H प्लस की वैल्यू कितना है? 10⁻⁻9 मोल है, तो हमें क्या कर देंगे? यहाँ पे रख देंगे pH बराबर माइनस लाग 10⁻⁻9 को यहाँ पे रख देंगे 10⁻⁻9 मोल, ठीक है। अब हम एक सूत्र जानते हैं कि लाग m के पावर n का जो फार्मूला होता है n लाग m होता है, ठीक है, n लाग m होता है, क्योंकि ये जो n पावर होता है वो आगे आ जाता है और ये चीज़ें यहीं पर होती है, n लाग m, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका pH बराबर, पावर हमने कहाँ बताया कि आगे आ जाएगी, ठीक है, इसकी आगे आएगी, यहाँ पे जैसे ये पावर आया है माइनस और -9 आगे आ जाएगा, जैसे ये n यहाँ पे था तो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, ये n की जगह पे -9 तो ये आगे आ जाएगा लाग, और यहाँ पे 10 बच जाएगा,
और यहाँ पे आपका हो जाएगा pH इक्वल माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +9 log 10, ठीक है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो log 10 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, log 10 की वैल्यू। तो यहाँ पे गाइस हम जानते हैं कि जो log 10 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। कितना होती है, 1 होती है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा pH इक्वल 9 और इसका 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 में करेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लो, ये चीज़ें आएंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कनेक्ट करो, ठीक है। आप कमेंट करो, इसका मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको इसका फोटो खींचकर इजीली समझा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, अयस्क व खनिज में अंतर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कि अयस्क क्या है, खनिज क्या है, इनके अंतर को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आपको खनिज और अयस्क यहाँ पे डाल देना है, डिफरेंट बिटवीन, और यहाँ पे देखो डिफरेंट इनमें बताना, ठीक है। अब देखो खनिज क्या है, प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं जिन यौगिक के रूप में पाई जाती है, सभी अयस्क में पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज, ठीक है। हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के नीचे जो धातुएं हैं जिन यौगिक के रूप में पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, आप ये समझ लो कि आपके जो खनिज होते हैं, बहुत सारे खनिज होते हैं, ठीक है। सोना वोना भी पाया जाता है, धातु यौगिक के रूप में जो पाई जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज। अयस्क क्या है, जिन खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो, धातु को आसानी एवं कम खर्च में प्राप्त किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है। अब देखो सभी अयस्क खनिज होते हैं, जो सभी अयस्क होंगे वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि खनिज में तेल भी हो सकता है, क्योंकि खनिज जो डीजल पेट्रोल होता है ये भी खनिज है, लेकिन ये सभी जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन सभी अयस्क क्या है, खनिज हो सकते हैं। सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखो जितने भी आपके अंदर से खनिज निकलेंगे, सभी ऐसा नहीं कि ऐसा खनिज निकले कि उससे धातु ही निकला जाए, ठीक है। कोई से तेल निकल जाता है, कोई से कुछ भी निकल जाता है, सोना चांदी भी निकल जाता है। सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि अयस्क जो होते हैं ना, इसमें धातु की मात्रा अत्यधिक होती है, तो ऐसे में इससे धातु को आसानी से निकाला जाता है, इसलिए अयस्कों का प्रयोग धातु निष्कर्षण के लिए किया जाता है। उदाहरण इसके लिए कापर पायराइड CuF3H2, उदाहरण इसका हार्न सिल्वर AgCl, ठीक है। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। बहुत आसान है, केवल आपको देखने और सुनने में टफ लगता होगा। देखो साबुन जो होता है उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों तथा वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन की इस निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। इसका जो ये है सॉल्यूशन है वो काफ़ी आसान है, ठीक है। सबसे पहले आपको वसा लेना है। वसा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पे CH, ठीक है, CH2O CO C17H35, ठीक है। ये हो गया इसका क्या फार्मूला। इसके बाद आपका क्या हो गया, फिर यहाँ पे एक डैश देना है और यहाँ पे CH क्यों होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ से एक मेंटेन हो गई और एक इधर से मेंटेन हो जाएगी, एक इधर से मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। CHO CO C17H35। अब इसके बाद नेक्स्ट इसको वसा का सूत्र है CH2O CO C17H35, ठीक है। प्लस इसके साथ किसका हम अभिक्रिया करा देंगे, देखो साबुन उच्च अणु भार वाले, इसकी अणु भार काफी उच्च है वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों तथा वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। तो हम इसमें लेने वाले हैं NaOH, ठीक है। आप KOH भी ले सकते हो या NaOH ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लेंगे 3NaOH, ठीक है। 3 ठो क्यों लिया, क्योंकि ये 3 ठो है। अब ये अभिक्रिया करेंगे तो देखो क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे CH2 और OH इसका लेंगे, ठीक है। CH2 इसका लेंगे, OH इसका लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लिया CH2OH
अब इसके बाद यहाँ पे CH है तो यहाँ पे CH ले लिया, और OH 3 ठो, तो एक OH इसमें भी लेंगे। फिर यहाँ पे CH2 है तो CH2 यहाँ पर भी लेंगे, CH2, और OH है तो OH ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो प्राप्त हो गई। अब प्लस इसके बाद क्या प्राप्त होगा, अब देखो C17 का ठो बचा 1 2 3, तो यहाँ पे प्लस लगाने के बाद C17 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 ठो बचा, C17 1 2 3, C17 हमने लिख दिया। ठीक है, यही चीज़ें साबुन कहलाएंगी। तो यहाँ पे C17 और H35 कट हुआ 1 2 3, तो ये भी लिख देंगे H35। ठीक है, H35 लिख दिया। इसके बाद C बचा है यहाँ पे CO। ठीक है, 2 ठो बचा है, 1 2 और C, तो यहाँ पे COO लिख देंगे। क्या लिख देंगे, COO, ये चीज़ें बचा है COO, प्लस यहाँ पे Na 3 ठो बचा है तो यहाँ पे लिख देंगे Na। ठीक है, यही चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, साबुन कहलाती। क्या कहलाती हैं, साबुन कहलाती। ठीक है, इसे ग्लिसरॉल या सोडियम स्टीअरेट या साबुन कहते हैं। बिल्कुल आसान था। ये चीज़ें 3 ठो हमने लिया है। ये वसा का सूत्र, ये क्या है, वसा है। ठीक है, तो ये CH2OCO17H35, CHOCO17H35, CH2OCO17H35, प्लस यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, तनु NaOH या लेना है या KOH लेना था, हमने यहाँ पे लिया NaOH। 3 ठो लिया, ये 3 ठो थी। तो इसके बाद यहाँ पे इसकी अपक्रिया इस तरह से हमने करा दिया, जैसे यहाँ पे CH2 और इसके साथ OH लिया, CH OH CH2, इसका OH 3 ठो। अब इसके बाद C17H35 3 ठो था तो यहाँ पे लिख दिया, COO इसका बच रहा तो यहाँ पे लिख दिया, Na 3 ठो थे यहाँ पे लिख दिया। ये चीजें साबुन कहलाती। बिल्कुल आसान था। ठीक है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि मनुष्य में टोटल 4 दांत पाए जाते हैं, जिसमें से कृतनक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क होता है। कृतनक जो दांत होती है वो सामने का जो आपके 4 ठो दांत होती है वो कृतनक होती है। ठीक है, ये क्या करती है, सामने की ओर स्थित होती है, भोजन को कुतरने या काटने का काम करती है। और जो रदनक होती है वो क्या होती है, कुछ चोक चोक टाइप का होता है। मांस लोग खाते हैं उनमें ये विकसित होता है, ये चीरने फाड़ने का काम करती है। अग्रचौड़क जो होती है, इनकी संख्या 4 होती है, जो जबड़े की तरफ होती है। इसके बाद, ठीक है, ये सामने वाला दांत हो गया, फिर इसके बगल वाला, फिर इसके बाद जो होती है वो अग्रचौड़क होती है, वो हल्का चौड़ा चौड़ा होती है। ये क्या करती है, ये चबाने का काम करती है। और चौड़क जो होती है ये ऊपरी तथा निचली शिला में 6 होते हैं, जो लास्ट में होते हैं, उसी की बात करेंगे। ठीक है, आप समझो इसको। कितना, ये 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 सामने की ओर स्थित होते हैं, जो सामने स्थित होते हैं। ये भोजन को कुतरने या काटने का काम करते हैं। रत्नक, इनके शिखर नुकीले होते हैं, ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ऊपरी तथा निचले जबड़े में 2 रत्नक होते हैं, आप देख लो आपके होंगे। ठीक है, अग्रचौड़क क्या है, जो ये चोक चोक दांत होते हैं, उसके बाद इसकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4 होती है। भोजन को चबाने का यही काम करते हैं। चौड़क का होती है, ये ऊपरी तथा निचली जबड़े में 6 होते हैं, जो आपको चौभर जिसे आप कहते हैं। ठीक है, वो चीजें हैं। अब देखो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसका सूत्र इंपॉर्टेंट है और सूत्र आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सूत्र इसका होता है आई मतलब आपका क्या होता है, आई हमने बताया कि ये 2 ठो होता है। ठीक है, इसके बाद ये आपका है कृतनक। रत्नक को C से दिखाते हैं, C 1/1। अब यहाँ से फिर C रत्नक, अग्रचौड़क इसे PM से दर्शाते हैं 2/2। ये सूत्र है, वयस्क मनुष्य का सूत्र है। M जो हो जाएगा, जो कि आपका लास्ट है चौड़क, ये 3/3 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आपको पूछ दे कि वयस्क मनुष्य के दांतों का सूत्र, तो ऐसे लिखना है। अब टोटल इसको गिन लो, आपके 2 1 3 2 5 3 8। ठीक है, ये नहीं रहेगा आपका बराबर, 3 8 है तो 8 ऊपर हो गया। इसके बाद 2 1 3 2 5 3 8 नीचे हो गया। गुणित्य ऊपर नीचे दोनों है तो 2 से गुणा कर देंगे। 8 को जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे, 8 ऊपर 8 नीचे, 16 का गुणा 2 में कर देंगे तो टोटल ये वयस्क मनुष्य का दांत कितने होते हैं, 32। लोग नहीं कहते मारेंगे तो 32 ही झड़ जाएगा, यही 32 दांत होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यानी क्या दे रखा है, आर त्रिज्या की वैल्यू दे रखा है कितना, 5 सेमी।
ठीक है, सॉरी मीटर में दे रखा है। मीटर वक्रता त्रिज्या उत्तल, वक्रता त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू दिया है, दूसरी पीछे से आ रही है दूसरी मोटरसाइकिल जो कि 5 मीटर, यानी दूरी यू को दूरी से दिखाते तो ये 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हमें क्या निकलना है, भी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है r/2, आर की वैल्यू 5 दिया है और 2। ठीक है, यानी एफ की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब यहाँ से हम जानते दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब यहाँ से 1/f, एफ की वैल्यू क्या है 5/2 रख दो, 1/v प्लस 1/u की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, ये चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 इक्वल 1/v और माइनस प्लस मिलकर हो जाएंगे -1/5। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 1/v अपने जगह पर रहेगा, ये माइनस में इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। पक्षांतर का रूल ये कहता है 2/5 प्लस 1/5 बराबर 1/v। अब देखो ये क्या करेंगे, ये 3/5 आ जाएगा टोटल। या आप इसका ये हर सेम रहता है तो इसको 1 लिखते हैं, 5 लिखेंगे जो रहेगा। इसके बाद 3 बराबर 1/v। ठीक है, और v की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपका 5/3, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। या आप इसको इस तरह से कर सकते हो, जैसे v का मल्टीप्लाई इधर किए तो 3v, 5 के इधर किए तो 5। अब यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये गुणा में इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये पक्षांतर का रूल कहता है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। तो दूरी पर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, तो ये 5/3 दूरी पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन और काफी इजी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताएं उसकी वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, सबसे पहले आप आसान भाषा में समझ लो। जिस भी व्यक्ति को दूरदृष्टि हो जाता है, ठीक है, उसे दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु क्या दिखाई देती है, स्पष्ट, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। उस दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। अब देखो ये दूरदृष्टि में दोष कैसा हो जाता है, जैसे आपका ये सिंपल क्या है, नेत्र है, नेत्र मतलब आँख है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आँख, इस तरह से आपको फिगर बना लेना है आँख का। और यहाँ पे लगा हुआ है आपका उत्तल लेंस, और यहाँ पे एक बिंदु है, और ये इसके केंद्र से इसकी दूरी कितनी है 25 सेमी, क्योंकि स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी कितना होती है 25 सेमी। यहाँ से हमें क्या करना है, 2 प्रकाश की किरण डालना। ये लेंस में पड़ने के बाद अभिलंब की ओर इधर झुक जाएंगे। ठीक है, और इधर ये पड़ने के बाद इधर क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे। ठीक है, अगर इसको स्वस्थ नेत्र होता तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बन जाता, लेकिन इन्हें दूरदृष्टि दोष हुआ है तो इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आर रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनेगा, तो इस दोष को हमें दूर करना पड़ेगा। ये दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनता है। अब इसी प्रतिबिंब को हमें यहाँ लाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक उत्तल लेंस का चश्मा लेना पड़ेगा डॉक्टर को दिखाकर। किसको दिखाकर, डॉक्टर को दिखाकर। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नेत्र हम बनाते हैं, ये नेत्र हो गया आपका, और यहाँ पे ये नेत्र गोलक हो गया। यहाँ पे इसमें नेत्र में कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस, जो कि उभरा हुआ होता है। और यहाँ से हमें क्या करना है, ये यहाँ पे एक क्या है 25 स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है 25 सेमी। ठीक है, ये यहाँ से केंद्र से समस्त दूरियां केंद्र से नापी जाती है। ये अब देखो यहाँ पे प्रकाश की किरण जो पीछे बनता तो वो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये क्या है, एक चश्मा है। कौन सा चश्मा, उत्तल लेंस लगा हुआ है। तो यहाँ से हम जब प्रकाश की किरण इस तरह से डालेंगे इस पे और यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, तो ये प्रकाश की किरणें क्या करेंगी कि यहाँ से कुछ ये जो लेंस लगा हुआ है ये इसको प्रकाश को क्या कर देगी, परावर्तित कर देगी। ठीक है, कुछ प्रकाश की किरणें परावर्तित कर कर ये इसका जो मेन बिंदु एन बन जाएगा, निकट बिंदु यहाँ पे बन जाएगा।
तब जो ये प्रकाश की किरण है इस पे पड़ने के बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी, रेटिना पर बनाएगी। कहाँ पे बनाएगी, रेटिना आर पे बनाएगी। इसलिए इसको दूर करने के लिए हमें एक उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर दिया, यानी ऑटोमेटिक दूर कर दिया। तो ये जो यहाँ पे दूर बन रही थी यहाँ पे दूर गया, तो ये प्रतिबिंब कहाँ पे आ गया, रेटिना आर पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका निवारण कर सकते हैं कि एक अच्छे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके हम दूर दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, हमने सभी आपको इमेज दिखा दिया, किरण आरेख बनाकर दर्शा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी वेरी इंपॉर्टेंट है। घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। अब देखो फ्यूज ही क्या होता है। फ्यूज एक कम गलनांक का तार होता है, जो कि जैसे कि आपके घर में ये तार आती है, ठीक है, ये तार आती है आपके घर में, तो यहाँ पे एक फ्यूज युक्ति लगा दिया जाता है, डिवाइस लगा दिया जाता है। इसमें कम गलनांक का एक तार होता है और इसके बाद ये वायर जो होती है आपके होम में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, आपके होम में चली जाती है, घर में पूरी वायरिंग। ये क्या होता है कि आपके घर में कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, शॉर्ट करता है जैसे तार, या कभी उच्च वोल्टेज दे देता है, जो कि बिजली घर ट्रांसफार्मर पे उच्च वोल्टेज आ जाता है, ठीक है, या पावर हाउस से उच्च वोल्टेज आ जाता है, या आपका कोई भी उपकरण शॉर्ट सर्किट करता है, तो ये उस स्थिति में क्या हो जाता है, गल जाता है। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं लगी होती तो अगर तेज वोल्टेज आ जाता या शॉर्ट सर्किट होता तो ये क्या होता, तार जो होता ना ये गर्म हो जाता, जिससे इसका जो इंसुलेटेड होता है, यानी जो अचालक लगा होता है, नहीं लगा होता ब्लैक कलर का अचालक, वो अचालक क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, तार सर्किट हो जाएगा, जिससे घरों में आग लग जाएगी। अगर यही चीज़ें फ्यूज लगा हो तो क्या करेगा, ये हाई वोल्टेज को से पहले अगर हाई वोल्टेज देगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये गल जाएगा। ठीक है, और हमारे घर जो है वो सेफ्टी बच जाएंगे। यही चीज़ें इसमें बताया गया है कि फ्यूज का क्या महत्व होता है। ठीक है, हमारे घरों में तो देखो फ्यूज एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड की परिस्थितियों में सुरक्षा करती है। किसी केबल अथवा तार में उसकी वहन क्षमता से अधिक वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह तार गर्म हो जाता है और उसका अचालक आवरण पिघल कर जलने लगता है। अचालक आवरण जो उसके ऊपर ब्लैक कलर की होती है, वो क्या होता है, जब तार गर्म होगा तो वो पिघल कर जलने लगता है, जिससे घरों में आग लग जाती है। ऐसी स्थिति में फ्यूज सुरक्षा प्रदान करता है। आपके घर में लगा है कि नहीं फ्यूज, का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सुरक्षा प्रदान करता है और स्वयं पिघलकर टूट भी जाता है और परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। जब वो टूट जाएगा ना तो उसमें धारा नहीं बहेगी, क्योंकि एक तार में करंट जाएगा एक में नहीं जाएगा, तो उसका जो परिपथ है वो पूरा ही नहीं होगा पाथ। अर्थात फ्यूज युक्ति में प्रयोग किया गया तार निम्न गलनांक वाली धातु का तार है, जो निर्धारित मान से अधिक वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर स्वयं पिघल कर टूट जाता है और केबल्स को अचानक पिघलने में आग लगने से बचा लेता है। ठीक है, कभी कभी तेज धारा आ जाती है तो आपके घरों के उपकरण भी जल जाते हैं। ऐसे में क्या होगा कि फ्यूज ही गल जाएगा, आपके महंगे उपकरण को जलने से बचा लेगा। ठीक है, अगर आपके घर में फ्यूज नहीं लगा तो अपने मम्मी पापा से कहकर इलेक्ट्रिक मैन से फ्यूज जरूर लगवा लें, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कभी किसी को करंट भी लगती है ना तो फ्यूज अपने आप गल कर गिर जाता है, या एमसीबी लगवा सकते हो। ठीक है, या ऑटो कट होता है अपने आप ये गिर जाती है। तो आपके घर में ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर है तो आप कमेंट में करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। वैद्युत परिपथ से प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आई की वैल्यू दे रखा है 0.5 एम्पियर, ठीक है, और हमें कितना समय टी की वैल्यू दे रखा है 10 मिनट। कितना दे रखा है 10 मिनट। ठीक है, अब मिनट को हमें किस में बदलना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 10 मिनट, हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60। 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 कम 6 यानी 600 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड 600 सेकंड हो गया। अब गाइस हमें क्या निकालना है, वैद्युत परिपथ से प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिणाम निकाल कर, यानी Q बराबर हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले Q बराबर I इंटू टी होता है, तो हम इसे सिंपली निकाल लेंगे। ठीक है, Q बराबर I इंटू टी। I की वैल्यू क्या है 0.5 एम्पियर गुणित
t की वैल्यू 600 सेकेंड है। अब देखो क्या करेंगे, 1 जीरो से ये 5 हो जाएगा और 60 हो जाएगा, तो 60 पंचे 300। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, इसलिए हम डीपली समझाऊंगा। 1 जीरो से 5 हो जाएगा, ठीक है। या आप इसे इस तरह से समझो कि 0.5 का दशमलव इधर लाने के लिए हम 10 से गुणा और 10 से भाग करते हैं। गुणते 600 लगा हुआ है, ठीक है। 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 हो जाएगा और नीचे 10 बचा हुआ है, गुणते कितना है 600। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 60 बचा, 60 पंचे 300। ये क्या है आपका आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम होता है सर, ये कूलाम है, कूलाम का मात्रक आवेश होता है, ठीक है। तो आपका 300 क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।